जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर से होंगे। सो आज हमारा तीसरा सेशन है और इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइजेस। जो कुछ हमने पहले और दूसरे लेक्चर में पढ़ा था, प्रैक्टिस की थी, सीखा था, देखा था, आज हम उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आज कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई बहुत सारा कंटेंट नहीं है, और आज हमारा डिस्कशन डे है और हम लोग जो कुछ पीछे सीख के आए हैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी इश्यूज़ हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ से फिर हम फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू ऑल कि पिछले 2 सेशंस में जो कुछ हम लोगों ने सीखा, पढ़ा, समझा, उसमें आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो वो आप लोग अभी मुझसे कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी, ओवर टू यू ऑल। आप हैंड रेज करें एक एक करके, फिर मैं आप लोगों का नाम कॉल करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, एनीथिंग, या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, whatever. Anyone? Hello? Am I audible? आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है? जी सर, आ रही है। एक्चुअली मैं तो बाहर हूँ और मैं इस वक्त ज़्यादा बात नहीं कर सकती। मैं उस पर क्लास ले रही हूँ अपने मोबाइल पर। और क्वेश्चंस तो थे सर, लेकिन मैंने ना लिखी हुई थी चीज़ें और वो सब घर पर, और मैं मोबाइल से ले रही हूँ। मैं वरना लैपटॉप से लेती हूँ अपनी क्लास। ओके, नो वरीज। एनीबॉडी एल्स? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोगों को सब इमोशन समझ में आ गए, पैटर्न समझ में आ गए, इनर पैटर्न्स, आउटर पैटर्न समझ में आ गए? थम्स अप दे के बता दीजिए। जी, मरियम फवाद जी सर, जो प्रेजेंटेशंस इमोशंस वाली थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो समझ आ गई थी। बाकी टॉक्सिक पैटर्न जो आपने समझाया वो समझ आ गया, पर आइडेंटिफाई करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है आपको? आउटर टॉक्सिक पैटर्न जो मेरे अराउंड है वो मुझे आइडेंटिफाई करना मुझे थोड़ा सा उसमें चैलेंजिंग लग रहा था। कोई एग्जांपल दें, कैसे चैलेंज लग रहा था, क्या सिचुएशन थी और अब आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर रही हैं? सर वो यही बात है, मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सक रही हूँ कि कौन सा ऐसा टॉक्सिक पैटर्न है जो इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, आपका सवाल ये है कि वो जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है आपके अंदर, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से या आपके ख़ुद की वजह से हो रहा है, या वो किसी इन्वायरमेंट की वजह से या किसी दूसरे शख्स की वजह से हो रहा है? ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो। तो इसमें तो खैर कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है ना। जब आपके सामने कोई शख्स है और जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो तो आपके सामने ही है। अगर कोई शख्स नहीं होगा तो वो इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आई गेस आपको कन्फ्यूजन ये आ रही होगी कि एक शख्स भी मौजूद है, वो फ़र्स्ट टाइम आपसे मिला या व्हाटएवर, आपके कलीग है या कुछ भी, और वहाँ पे कुछ ऐसा इमोशन जैसे एंगर इमोशन आपका आया उसकी किसी हरकत की वजह से, लेकिन आपके अंदर पैटर्न्स डेवलप हो गए। उसकी वजह ये थी कि आप ऑलरेडी पहले से ही स्ट्रेस थी या कुछ ऐसी चीज़ें आपके जहन में थी जो मर्ज हो गई। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि एक शख्स बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है, और वो कभी गुस्सा नहीं करता, बहुत ही कूल काम रहता है, बहुत ही हम्बल रहता है, बहुत तरीके से बात करता है, लेकिन अचानक उसको क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सबसे बदतमीज़ी भी करता है। मतलब जो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते वो करता है। उससे होता ये है बेसिकली कि वो बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर लिए बैठा होता है और हर चीज़ को इग्नोर करता चला जाता है। हर चीज़ को वो इग्नोर कर रहा होता है। कोई उससे बदतमीज़ी करे वो उसको इग्नोर कर देता है, कोई उसके साथ गलत करे वो उसको इग्नोर कर देता है, उसका कहीं कोई और नुकसान हो जाए इग्नोर कर देता है। लेकिन एट द एंड जब उसकी लिमिट कंट्रोल करने की ख़त्म हो जाती है ना,
तो वो इमोशंस एकदम बाहर आते हैं। तो वो उसके इनर पैटर्न्स होते हैं जो वो खुद क्रिएट कर रहा होता है, और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही होती हैं वो अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो वो इमोशंस जब बाहर निकलते हैं तो वो बेसिकली उसके इनर पैटर्न्स होते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि सामने वाला एक शख्स था जिसने उससे उस वक्त कुछ बदतमीज़ी की और उसके बाद वो एकदम जो है वो फट पड़ा, लेकिन उसके जो पहले के इमोशंस थे, जो उसके अंदर पैटर्न्स बना के बैठे हुए थे, उसकी वजह से वो रिएक्शन आता है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप आहिस्ता आहिस्ता इन इमोशंस को समझेंगे, उसके बाद आप पैटर्न्स को समझेंगे, तो आपको समझ में ये आएगा कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इसको समझने के लिए कुछ और स्किल्स भी रिक्वायर्ड हैं। वो स्किल्स क्या हैं कि आपको पहले टॉक्सिक लोगों को भी समझना पड़ेगा, जो टॉपिक अभी हमारा नेक्स्ट वीक आएगा। तो जब तक आप सामने वाले एक शख्स को नहीं समझेंगे, तो जब तक भी आपको नहीं समझ में आएगा कि जो फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं वो कैसे क्रिएट हो रही हैं। तो हमारा हर सेशन जो है वो एक दूसरे सेशन से कनेक्टेड है, लिंक हुआ हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इमोशंस के बारे में और पैटर्न्स के बारे में समझ रहे हैं, अभी हम सिचुएशन के अंदर नहीं जा रहे। अगर इनिशियली हम सिचुएशन के अंदर चले जाएंगे तो फिर हम बाहर से उस सिचुएशन को कैसे देख पाएंगे। अभी फील सिर्फ ये करें कि इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस क्यों होते हैं, ठीक है, इमोशंस डेवलप कैसे होते हैं, इमोशंस हमारे अंदर पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, उन पैटर्न्स का नुकसान कैसे होता है। अभी सिचुएशन के बारे में कुछ मत सोचें, ठीक है, अभी सिर्फ इस एक टॉपिक के बारे में सोचिए। नेक्स्ट सेशन में जब हम जाएंगे तो फिर हम टॉक्सिक लोगों के बारे में पढ़ेंगे, बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी, फिर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम जैसे जैसे एक एक टॉपिक इसमें ऐड करते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे हम अपनी सिचुएशंस के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। फिर हमें पता चलेगा, ओहो हम तो ये सोचते थे, लेकिन असल में तो बात ये है, ठीक है। तो ये बेसिकली है। मुझे बताइएगा मरियम, आपने ओरिएंटेशन में आप थी मौजूद? जी जी बिल्कुल, मैं मौजूद थी। अच्छा, ओरिएंटेशन में मैंने आपको वही बताया था कि हम किस तरह से जो है वो उन टॉपिक्स को कनेक्ट करते हुए आगे जाएंगे। हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है। अच्छा, साथ ही साथ एक पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर की गई होगी, आप सबके पास होगी, वो आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, वर्ड टू वर्ड? ठीक है जी, मैंने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। चलो ठीक है जी। दूसरा सवाल है मैरी EM, आपका नाम लिखा हुआ। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल जी, पूछिए। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो सिंपल सा है, टू सिंपल टू आस्क, लेकिन ओवर थिंकिंग एक बहुत कॉमन पैटर्न होता है। तो ये इमोशन की कैटेगरी में तो नहीं आता या आता है? ओवर थिंकिंग किसी वजह से ही होती है ना, वो किसी इमोशन की वजह से ही होगी ना ओवर थिंकिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर है किसी चीज़ का तो फिर आप ओवर थिंकिंग करेंगे ना, ठीक है। या आपको आप एक्साइटेड हैं, ये इमोशन है, उसकी वजह से ही ओवर थिंकिंग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब बच्चे थे तो हमें पता चलता था कि सुबह हम लोग पिकनिक पे जाएंगे, तो हम इतने एक्साइटेड होते थे कि सारी रात जो हम सोचते रहते थे हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो ये उसका एक रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी ओवर थिंकिंग बहुत सारे इमोशंस है। अगर किसी का पैटर्न ओवर थिंकिंग है तो फिर वो कोई भी इमोशन हो वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है, उसमें चला जाता है। तो उसको पॉज करने का, कल असाइनमेंट में भी लिखा था कि वापसी पे मैं म्यूजिक सुन लूँगी या ये, लेकिन उस तरह से भी स्टॉप तो नहीं होती मेरे ख्याल से। कोशिश तो हम करते हैं लेकिन वो चलती रहती है। फिर वो उसका एक पार्ट है। म्यूज़िक से आप उसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको मर्ज करना पड़ेगा, तब आप उस ओवर थिंकिंग को जो है वो रोक पाएंगे। अब इट डिपेंड्स कि वो ओवर थिंकिंग की वजह क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे सुबह एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है अपने बॉस को, और मैं सोचे जा रहा हूँ कि मुझे करना है, मुझे सबमिट करना है, मुझे सबमिट करना है। तो वो जो ओवर थिंकिंग जो है वो मुझे क्या कर रही है, मुझे एग्जॉस्ट कर रही है, जिसकी वजह से मैं क्या हूँ, मैं प्रेशर में आ गया। अब जब मैं प्रेशर में आ गया तो मैं लैपटॉप खोल के बैठा तो हूँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, लेकिन मुझे समझ में कोई नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो उससे पहले तो सबसे पहले कुछ एक्सरसाइजेज होती है कि आप अपने आप को काम करते हैं। काम कैसे करते हैं? आप मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को काम करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने आँखें बंद करके, मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं आपको जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करेंगे तो वो मेडिटेशन की जो पूरी लिस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा।
उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर आप अपना एक टाइम मैनेज करते हैं। वो भी हम टाइम मैनेजमेंट में देखेंगे कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम, जिसको हम 80-20 रूल कहते हैं, इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं काम करने के, इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आपने आई गेस सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम टाइम को मैनेज करते हैं, पहले अपने आप को काम करते हैं, उसके बाद टाइम को मैनेज करते हैं, उसके बाद फिर हम जब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमारे दिमाग से जो वो एक ओवर थिंकिंग का भूत है वो उतर जाता है कि सुबह क्या होगा, मैं बॉस के पास जाऊँगा, क्या बताऊँगा। क्यों? क्योंकि हम वो काम कर चुके हैं और हम सेटिस्फाइड हैं कि हमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। और उसके बाद हम एज अ मुस्लिम हमें ये बात पता है कि जो काम हमने करना था, मेहनत हमने करनी थी, वो हमने कर लिया, अब आगे जो होगा वो अल्लाह के हाथ में। तो इस तरह से हम अपने आप को काम करते हैं और ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाते हैं। तो एक पूरा एक तरीक़ेकार होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम गुजरते हैं। सिर्फ इमोशंस से हम ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ सकते, हमें कुछ फ़िज़िकल चीज़ें भी करनी होती हैं, जैसे मेडिटेशन का नाम लिया, जिस तरह से और भी चीज़ें हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करें, परसों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आगे भी पढ़नी है, उसको इसका अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना है, समझना है। उसमें कुछ थ्योरीज़ भी होंगी, कुछ इंटरनेशनल रिसर्चेस भी होंगी, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगी, केस स्टडीज़ होंगी। ये सारा कुछ हमने अभी इंशाल्लाह आगे के सेशंस में भी पढ़ना है। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा आया है, यूर वेलकम, ताहिरा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। आपने उस दिन बात की थी कि पैटर्न ब्रेक करने का तरीका आपने थोड़ा सा बताया। अब सवाल ये है कि जिस तरह आजकल हमारी अपनी उसमें चल रहा है कि कोई टॉक्सिक लोग हैं जिनके कहने पर हमारा एक पैटर्न बन तो रहा है कि हम इनको ये कहें, ये करें ताकि पैटर्न ब्रेक हो और वो आगे से मतलब उनको शट अप कॉल मिल जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। अगर मेरा बच्चा कुछ कर ले, मैं उसका पैटर्न ब्रेक करना जानती हूँ, हस्बैंड कर ले, उनका भी पैटर्न ब्रेक करना जानती हूँ, लेकिन वो एक मखसूस कुछ लोग हैं जिनका चाहते हुए भी मैं नहीं कर पा रही, तो वो क्या चीज़ है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन, ये आप जो बता रही हैं सीम्स लाइक अ क्रिटिकल पर्सन जिसको आप डील कर रही हैं, ठीक है ना। अब इट कुड बी एनीवन, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, अब 2 घर के तो आपने नाम ले लिए, आपका बॉस हो सकता है, वॉट एवर, कोई भी हो सकता है, आपके घर में ही कोई और दूसरा शख्स भी हो सकता है। देखिए, इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं, सबसे पहले तो आपको उस शख्स को समझना होता है कि वो शख्स है बेसिकली ऐसा जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। पहले तो आपके पास वो वजह होनी चाहिए। 2 वजूहत होती है किसी भी शख्स के ऐसा करने की, या तो वो बेचारा है ही ऐसे ही कुदरती तौर पे, हमें लग रहा होता है कि वो क्रिटिकल है, हमारे लिए क्रिटिकल है, लेकिन वो होता ही ऐसा, उसकी आदत ही ऐसी होती है। जैसे बहुत सारे बॉसेस होते हैं, हर चीज़ में मीखे निकालते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं, उनकी आदत होती है, चाहे आप जाएँ चाहे दूसरा आदमी जाए, तो उनको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप ही से खार खाते हैं, मतलब आप ही के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप ही के चीज़ों में जो है वो कीड़े निकालते हैं, तो उनको डील करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। होते दोनों क्रिटिकल लोग हैं, ठीक है। जो दूसरा वाला शख्स है ना, वो ओवर क्रिटिकल होता है, क्योंकि वो लोगों से जो है वो कीना रखता है, या इस फेवरेटिज़म का प्रॉब्लम उसके अंदर होता है कि मैं इसके साथ अच्छा हूँ, मैं उसके साथ अच्छा नहीं रहूँगा। तो ये बेसिकली डीलिंग विद द क्रिटिकल पीपल वाले टॉपिक में हमारे आएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब लोग इस तरह करते हैं तो सबसे पहले तो आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानना होता है। यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो सबके साथ करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो पहले ही किसी ट्रॉमा का शिकार होते हैं, ठीक है, जिनकी पहले ही ज़िंदगी बड़ी अजीरन हुई भी होती है, जो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और आके उतार रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप उनको किस तरह से डील करते हैं कि सबसे पहले तो आप उनको अपने बारे में, मतलब उनके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। कनेक्शन कैसे कि आप उनके लिए थ्रेट नहीं है। पहली बात देखिए, जब भी कोई हम जनरल एग्जांपल देते हैं कि बाहर कोई एनिमल खड़ा, जैसे अभी बकरीद गुजरी है तो गाय खड़ी हुई थी, जब हम भागते हुए उनके पास जाएंगे ना, थोड़ा सा तेज़ चलते हुए, वो एकदम खड़ी हो जाएंगी। ये किसी भी एनिमल का एक बिहेवियर होता है। आप किसी को भी देख लें, आप कुत्ते बिल्ली को किसी को देख लें, जब आप तेज़ कदम से उसके पास जाएंगे वो एकदम खड़े हो जाएंगे, उनको लगेगा ये मेरे तरफ कोई थ्रेट आ रहा है। लेकिन अगर आप आराम से जाएंगे, उसके सर पे हाथ फेरेंगे, तो वो आपसे क्या होगा, मायूस हो जाएगा। तो इसी तरह के जो लोग होते हैं ना, आपको ये
शो करना है या आपको ये उनको यकीन दिलाना है कि आप उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि वो आपके साथ जब जुड़ जाएंगे तो आपके साथ मिलकर वो एक अच्छे तरीके से आगे ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सर उसमें ये तरीके तो बहुत अपना चुके हैं हम लोग, लेकिन किसी भी तरीके का कुछ नहीं चल रहा। अब मेरा सवाल ये है कि हम दूसरों को पैटर्न ब्रेक करना जानते हैं इनका सोच भी रहे हैं कि हम कर नहीं पाते, हालांकि हमें पता है ये हमसे वो सारी नेगेटिव चीजें जो है ना हम पर करने वाला है। ना देखेगा अकेले हैं हम, या ना देखेगा कि सब महफिल में है, इंसल्ट करनी ही करनी है हमें देखकर। तो जानते हुए चाहते हुए भी हम उनका पैटर्न ब्रेक नहीं कर पाते। तो ये फिर दूसरी कैटेगरी है, तो ये दूसरी कैटेगरी रही है। ये वो नहीं है कि जो सबके साथ करता है, फिर ये वो है जो कि सिर्फ आप ही के साथ जिसके प्रॉब्लम है, ऐसा ही है। सिर्फ पर्सनली मुझसे नहीं, मतलब काफी लोगों से कुछ ऐसा ही है कि किसी टॉपिक पर शायद हो चुका है, अब उसका पैटर्न कोई भी ब्रेक नहीं कर पा रहा इतने सारे लोगों। यहाँ पे अब बात आ जाती है आपकी बाउंड्री की। यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। ठीक है जी। अब देखें, एक चीज़ होती है कि एक शख्स आपके साथ गलत करते हुए गिल्ट नहीं महसूस कर रहा, तो यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा ऐसा होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, कि आप भी उनको जवाब देते हुए गिल्ट फील ना करें, लेकिन एक अच्छे मैनर में। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर ये टॉपिक आता है सेट योर बाउंड्रीज, क्लियर बाउंड्रीज। अब वो बाउंड्रीज कैसे क्लियर होंगी, तो ये फिर आपको बाउंड्री वाले सेक्शन में ही हम बताएंगे। उसमें यही तरीक़ेकार होता है, उसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है जी। दूसरा सवाल हमारा है मिस फराह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो असाइनमेंट में दिया था वर्क से रिलेटेड और जॉब वर्क से रिलेटेड, तो उसमें मुझे ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ा इशू हो रहा था कि अगर बॉस की तरफ से मेरे साथ इश्यूज हो रहे हैं और मैं एंगर में आ रही हूँ इसमें, तो फिर वो इंटरनल पैटर्न कैसे होगा, इंटरनल टॉक्सिक पैटर्न कैसे बनेगा? नहीं तो वो वहाँ पे था ना, पहला सवाल था आइडेंटिफाई करना है इंटरनल टॉक्सिक पैटर्न अपना, या तो एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, दोनों आपको डिफाइन करने थे। दोनों डिफाइन करने थे जी। कोई एक इंटरनल बनेगा, एक एक्सटर्नल बनेगा, तो दोनों कैसे बनेंगे? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी। अच्छा, उसमें मैंने अब आ रही है सर? जी अब आ रही है। नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है? सर एक इंटरनल टॉक्सिक पैटर्न बताना था ना उसमें? एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। जी महविश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तीन चीज़ें पूछनी है। फियर, नेगेटिविटी और वर्स्ट केस जब हम सोच लेते हैं तो इन इमोशंस को हम क्या कहेंगे? कोई सिनेरियो हमारे पास, कोई कंट्रोलिंग पर्सन है जिसकी वजह से हम उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, और वहाँ पे हमें एक फियर है कि ये चीज़ हमसे और गलत होती जा रही है, फिर उसके बारे में हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और इन द लास्ट हमारे पास ये आती है सिचुएशन कि वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेते हैं कि अब अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो इस इमोशन को, ये इंटरनली हो रहा है, लेकिन इसको हम किस तरीके से जो है ना वो खत्म कर सकते हैं अपने लिए ही, लेकिन कि भाई चलो ओवरथिंकिंग, इस फियर से ना। दैट्स एन ओवरथिंकिंग प्लस आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। ठीक है, हम बहुत सारी जगहों पे अक्सर डेली बेसिस पे हर वक्त कहीं ना कहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम सोच रहे होते हैं कि ये ऐसा हमने किया है, ये इतना गलत हो गया, अब ये इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, तो फिर हम इस कंडीशन में मौजूद होंगे। ठीक है जी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पहली बात, ऐसा हो नहीं रहा, और ऐसा करने वाला कोई खड़ा हुआ भी नहीं है आपके सामने। ये जो हो रहा है आपके जहन में हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन डाल रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अब सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उस सिचुएशन को कामली पहले
सोचते हैं, बैठते हैं, समझते हैं और उसके बाद आप अपने किसी बड़े से, अपने किसी हमदर्द से उसके हवाले से मशवरा लेते हैं। देखें, हमारे दीन में भी बताया गया है कि नाउमीदी कुफ़र है, मायूसी कुफ़र है। तो जब आपके दिमाग में ये चीज़ बार बार आएगी ना कि नाउमीदी कुफ़र है, आप उसी वक्त आगे सोचना ही छोड़ देंगी, ठीक है ना। कुफ़र एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लें तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। अब उसके बाद आप जहाँ हैं इस वक्त सर, बट मैंने इस तरह ये सिचुएशन जो है, मतलब जो भी, जी सर, जी बोलें। तो वो जी सर, जिस तरह ये जैसे बात चल रही है, नेगेटिविटी आई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो सारा सिनेरियो मैंने फिर वो किसी बड़े से भी डिस्कस किया। उसके बाद उस बड़े ने वो चीज़ें दोनों एंड से चीज़ें देखते हुए, उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन द लास्ट ये कहा कि आप इस चीज़ का कुछ नहीं हो सकता, आप होप छोड़ दें, भले आप कितनी एफर्ट करें, लेकिन अपोजिट साइड से अगर एफर्ट नहीं है तो ये चीज़ नहीं चल सकती। तो उस सिचुएशन में क्या होप करना चाहिए, क्या नेगेटिविटी को, उसको वर्स्ट केस को सोच लेना चाहिए कि हाँ भैया तो यही होना है? देखें, अब इसमें बात यह है कि आपने पहले भी शुरू में 2-3 सवाल ऐसे आए थे जिसमें सिचुएशन अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी जैसे आप बता रही हैं तो आपके सवाल सुन के अब मैं थोड़ा थोड़ा आपकी सिचुएशन तक पहुंच रहा हूं। अगर जो आप लोग ओपनली बताएं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम सिर्फ ये 8, 10, 12 लोग हैं, ज़ाहिर हम अपने प्रॉब्लम हल करने बैठे नहीं हैं, तो फिर पर्सनली भी इसको आप सदफ को भेज सकती हैं, वहाँ से फिर उसके ऊपर एक पर्सनलाइज्ड जवाब मैं आपको उसमें दे सकता हूँ। लेकिन अभी मैं जो बात करूँगा तो जनरल करूँगा। देखें, उसमें होता ये है कि अगर 2 फ़रीक़ैन के बीच में कोई बात है, एक पहले जो आपका सवाल आया था ना, उसमें मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपने की, आप ही के हद तक है और वो ख़राब हो गई और अब आप उसको ठीक करना चाह रही। लेकिन यहाँ पर बात 2 फ़रीक़ैन की है, यानी एक शख्स मानता है, एक दूसरा नहीं मानता और अब सिचुएशन वर्स्ट होती चली जा रही है। तो यहाँ पर सिचुएशन भी डिफरेंट है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसको आपने ठीक करना है। अगर तो वो ठीक हो रही है तो वो एक डीलिंग विद द क्रिटिकल पीपल है और वो कम्युनिकेशन के थ्रू ठीक हो जाती है। लेकिन आप कहती हैं कि अब वो दूसरा बंदा जो है वो तो मान ही कोई नहीं रहा है, उसने तो होना ही नहीं है ठीक, जैसे कहते हैं कि कसम खाई हुई है। तो वहाँ पर सबसे पहले तो एक मुशावरत आती है, आप 1 to 1 बैठते हैं आमने सामने और बात करते हैं। लेकिन अगर तो वो ठीक हो ही नहीं सकता तो फिर आप उसको कैसे ठीक करेंगे, मुझे बताएं। वो तो कम्युनिकेशन के थ्रू भी ठीक नहीं होगा ना। तो मतलब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ। आपने नल खोला और आपने हाथ धोने के लिए हाथ आगे कर लिए, अब पानी जो निकल गया हाथ से वो तो निकल गया ना। तो ये तो सिंपल सी बात है। अगर आप इमोशंस भी, अब यहाँ पर आपने उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना, अब आपने अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपने अपनी आगे उन चीज़ों को देखना है कि जो अब इससे परे है। तो यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने अपने इमोशंस को देखना है। बट सर, जब मैं इन इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ तो वही शख्स जो है उन पर हावी होने की कोशिश करना और मतलब देखना कि चलो ये खुश होने की कोशिश हो रही है, तो वो उन चीज़ों को कंट्रोल करना और वो चीज़ें छीनना शुरू कर देता है। फिर बंदा अपने आप को कैसे खुश रखे, मतलब अपने आप को डाइवर्ट करने की भरपूर कोशिश की, बाकी चीज़ें भी की, लेकिन किस तरह दूसरी चीज़ों को फिर वो करे। मैं सिचुएशन आपके लिए, अगर आप थोड़ा ओपनली मुझे बताएं तो फिर मैं आपको शायद कुछ इसमें बता पाऊंगा कि मतलब वो सर सिचुएशन इस तरह है कि 2 लोग हैं जिनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। वो एक जो सामने अपोजिट बंदा है या बंदी है वो समझ रहे हैं कि मैंने उन पे कुछ ब्लेमिंग की है, जहाँ से मैं भी यही सोच रही हूँ कि भाई मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, वो चीज़ें हर्ट हुई हैं। उसके बाद सिनेरियो ये क्रिएट हुआ कि वो भी रिवेंज कंडीशन में है और मुझे ये फील हुआ कि भाई मुझे जो है चीट किया गया है, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी इन लोगों की तरफ से। तो मैं भी एक उस कंडीशन में आ गई हूँ कि भाई अब मैं एफर्ट चलो कर लेती हूँ रिलेशन को सही करने के लिए, लेकिन एक हद तक करूँगी। लेकिन अपोजिट जो है वो ये नहीं चाहते, वो कहते हैं कि आप ठीक है, बस ये चल रहा है मामला, ठीक है, और देखते हैं, हम इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहते। 2 लोग एक ही घर में रह रहे हैं? जी बिल्कुल, एक ही घर में रह रहे हैं। अच्छा, देखें, इसमें जो सबसे बेस्ट तरीक़ेकार है वो तो आपकी सिंपल कम्युनिकेशन है, ठीक है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बात ठीक नहीं करेंगे, जब तक ये बात आगे ठीक होगी नहीं। दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेशन करने की जो है वो 1 to 1 भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश, और इवन दो के पूरा मतलब सारे 5-6 लोग जो बड़े थे उनके सामने भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन चीज़ जो है ना सॉर्ट आउट नहीं हो रही, क्योंकि जो अपोजिट जो बंदा है या बंदी है वो ये चाहते हैं कि बस हम इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते।
ये जैसा चल रहा है चलता रहेगा, और इन द लास्ट हम आपको 2-3 महीने बाद आपको इस चीज का बता देंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो वो एक स्ट्रगलिंग पॉइंट है ना मेरे लिए कि मैं एफर्ट कर रही हूँ कि मैं इस फियर से कि ये वर्स्ट केस हो सकता है, मैं उससे निकलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही हूँ। और जैसे ही वो बंदा या बंदी देखते हैं कि ये चलो खुश हो रहे हैं या अपने आप को दूसरी चीजों में इन्वॉल्व करके जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी चीज को, तो वो मेरे इस पैटर्न को, मतलब खुश होने का जो पैटर्न मैं शुरू कर रही हूँ उसी को वहीं पे ब्रेक कर देते हैं। कुछ ना कुछ एलिगेशंस हो जाती हैं, कुछ चीजें छीन ली जाती हैं, नहीं तो उन फिर चीजों आप में फिर अपने आप को कैसे आपने सिक्योर ये किया जाए। बताया कि 2 लोग हैं और एक साथ ही रह रहे हैं, तो जब आप खुश हो रही हैं या व्हाट XYZ, तो जाहिर सी बात है वो जी। पैटर्न तो ब्रेक करने की कोशिश होगी, ठीक है। तो उसमें तो जी, सिंपली जी। एक ही हल है कि कम्युनिकेशन है, और कोई इसका हल नहीं है, और उसके अलावा फिर ब्रेक है। क्योंकि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहकर अपने आप को खुश रखना या चीज़ों को कंट्रोल करना, ये नामुमकिन बात है, ठीक है। ये वही कर सकता है जो अपर हैंड पे जी। होगा, सिंपल सी बात है। इसमें आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये तो वो वाली बात है, जी तो सर, हार या तो पार। बट अपोजिट जो पार्टी है वो इस चीज पे बात करना ही नहीं चाहती, तो फिर हम अपने आप को कैसे मतलब खुश रख सकते हैं? जिस तरह इस उन्होंने condition में। अपनी बाउंड्रीज लगाई हैं, इसी तरह से आप भी अपनी बाउंड्रीज लगा सकते हैं। दैट्स द ओनली सर डिपेंड करता है ना, मतलब मैं किसी और पर डिपेंड करती हूँ तो वो सब लोग ही फिर अपनी एक मतलब कंडीशन होती है ना फैमिली नहीं करना, तो वो चीजें आ रही हैं। अब वो ना चाहते हुए भी वो चीजें, अगर मैं खुद अपनी बाउंड्री सेट करती हूँ तब भी वो बाउंड्री सेट नहीं हो पाती। नहीं, मैं क्योंकि समझ कंट्रोल गया उनके आपका हाथ में। मसला। आप थोड़ा सा पर्सनल, आप एक काम कीजिएगा, इसके बाद मुझसे उस पर वो कीजिएगा, तो ओपनली फिर मैं आपको उसके हवाले से जी। कुछ बता दूंगा। जी, ठीक है जी। ठीक। जी मनाहिल। थैंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इन्होंने जो कंडीशन बताई ना थोड़ी बहुत रिलेट मेरे क्वेश्चन में काफ़ी सारी सी मैच हो रही थी। मेरा भी क्वेश्चन था कि अगर कोई अपर हैंड पर है और आपके पास इतने इख्तियार नहीं हैं तो ये चीज़ें कैसे कंट्रोल करें। अब जैसे इमोशन की एक्सरसाइज थी, उस वक्त भी जब मैंने इमोशन की एक्सरसाइज कर रही थी तो मुझे ये था कि रिएक्शन देते हुए, जब हम रिएक्शन देते हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हम रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन उस वक्त का हमारा इख्तियार होता है कि हम रिस्पॉन्स दें, क्योंकि हम तो इमीडिएट कर देते हैं, उसको हमें कुछ समझ नहीं आता और ना हम जानबूझ के करते हैं, हम फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं। तो उस वक्त हमें कोई भी कंट्रोल महसूस नहीं होता। हाँ, शायद हम बाद में बैठ कर उसको सोचते, हम कहते हैं हम ये कह देते वो कह देते, और मुझे लगता है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि हमें बाद में चीज़ें याद आ रही होती कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था और ये नहीं ये बोलना चाहिए था, वो गिल्ट। और अगर कोई ऐसा क्रिटिकल इंसान आपका मतलब आपसे ऊपर हो और आप उससे मतलब आपके घर में हो और आप उसके नहीं, आपको उसको साथ ही रहना है, तो बार बार इस तरह की क्रिटिकल बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। अब तो सिचुएशन हैंडलिंग का भी आपको बताता है कि टॉक्सिक पैटर्न ब्रेक करना है। ये जैसे कि अगर आपके कोई साथ ही रहता है तो उसमें आसान है, लेकिन कोई आपके साथ रहता है और कोई आपसे बड़ा है और उसका आपसे रिलेशन भी बहुत करीब है, तो उनकी बातें आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मेरा जो माइंड है ना, वो मैं ये कह रही थी कि हम दूसरों की बातों को किस तरह अपने प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर बाहर भी ऐसा होता है मेरे साथ या अंदर भी, तो मुझ पर बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों की बातें। अगर क्रिटिसिज्म है कुछ है तो वो मैं बहुत पर्सनल ले लेती हूँ और मेरी मतलब डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन बहुत मुतासर हो जाता है। अगर एक तरह से पीपल प्लीजिंग वाला फैक्टर है कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है शुरू से मेरे अंदर, वो किसी भी वजह से हो, तो कोई भी जो मुझे क्रिटिसाइज़ करता है, कुछ भी जिसको पसंद नहीं आता, तो मतलब मेरा बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है और मैं अपनी डेली लाइफ में बहुत शट डाउन कर जाती हूँ। तो इसको कैसे हैंडल करें कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें इन सारी चीज़ों से, आपको फ़र्क ही ना पड़े कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और आप भी ओरिएंटेशन सेशन में थी। हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। जी अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप जी, ओरिएंटेशन सेशन में थी? ओरिएंटेशन जी। अच्छा, ठीक है। मैं भी आप लोगों से एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम उस डॉक्यूमेंट को ज़रा एक नज़र और देख लेते हैं। आई होप आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के सारे सवालात सुन लिए, देख लिए, समझ लिए, आप लोगों से बात भी हो गई है, और इस वक्त ये डॉक्यूमेंट बेसिकली खोलने का मकसद ये है ताकि मैं आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस हैं
उनको प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकूं और आपको ये समझा सकूं कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूं कि अगर आपने स्विमिंग करनी है, क्या करना है, स्विमिंग, तो स्विमिंग पूल देखते ही आपने उसमें छलांग तो नहीं लगानी, ठीक है। आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए, ठीक है, कि स्विमिंग कैसे होती है, ठीक है, स्विमिंग करते वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए, और उसके अलावा कुछ उसके टूल्स भी होते हैं। जब आप स्विमिंग करने के लिए पानी में उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके गॉगल्स होते हैं ताकि आपकी आंखों में जलन ना हो, इनिशियली जब आप चीज़ें सीख रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो सेशन हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, इट्स अ कंप्लीट 1 मंथ बूट कैम्प, ठीक है। इस बूट कैम्प के अंदर टोटल 12 सेशंस हैं, ठीक है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह पहला सेशन हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया था, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, जिसमें हमने सिर्फ ये सीखा है कि इमोशन क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहे, हम किस तरह से हैंडल करना है उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम किसी भी चीज़ की बात नहीं कर, अभी हमसे सिर्फ ये सीखा है कि इमोशंस क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, इमोशंस का किरदार क्या होता है, इमोशंस अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इमोशंस आर गुड, ठीक है। अगर फेयर एक इमोशन है, डर, खौफ ये एक इमोशन है, तो ये अच्छा इमोशन है। उसकी वजह यह है कि वो हमें ख़तरे में आता है, फील होता है और हमें ख़तरे से बचाता है, ठीक है। जब हमें कोई फेयर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमें कुछ नुकसान हो सकता है। अगर फेयर होगा तो हमें पता चल जाएगा, हम भांप लेंगे कि हमारे आसपास कोई ऐसा ख़तरा है जिसकी वजह से हम खौफज़दा हैं और फिर हम उस चीज़ से बच जाएंगे। पहले सेशन में हमने सीखा कि इमोशंस क्या होते हैं, ठीक है, इमोशंस क्यों होते हैं। दूसरे सेशन में हमने ये सीखा है कि इमोशंस जो है वो किस तरह के होते हैं, जो उसके पैटर्न्स बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, और इंटरनल क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। एक्सटर्नल किसी बाहरी फोर्स की वजह से, किसी दूसरे शख्स की वजह से बनते हैं, सराउंडिंग्स की वजह से बनते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से बनते हैं, आम तौर पे किसी नेचुरली भी वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। बहुत तेज़ बारिश हुई, आंधी आई, दरख्त गिर गए, आपके इमोशंस क्रिएट हो गए, आपको खौफ आने लगा। अब ज़िंदगी में जब भी कभी आंधी आएगी आप बाहर ही नहीं जाएंगे, आपको डर लगेगा, ठीक है ना। तो ये एक इमोशंस क्रिएट हो गए, एक पैटर्न क्रिएट हो गया। अब आप बड़े भी हो गए, आपके बच्चे नहीं डरते लेकिन आप डरते हैं, तो ये आपका एक इनर पैटर्न डेवलप हो गया। किसकी वजह से हुआ, वो एक उस वक्त की कोई इन्वायरमेंट ऐसा बना था बचपन में आपका, तो वो उसकी वजह से हुआ। तो हमने सिर्फ पैटर्न्स को समझा कि टॉक्सिक पैटर्न्स इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे काम करते हैं, क्यों डेवलप होते हैं, ठीक है। अब सिर्फ उन इमोशंस और उन टॉक्सिक पैटर्न्स को हम समझने के लिए आज की कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने असल में जो आप लोगों से सवाल किए थे वो इसलिए ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को कितना एब्जॉर्ब किया है और हम आगे अब किस तरह से मूव ऑन करेंगे। आप लोगों के असाइनमेंट्स भी मेरे पास आए हैं, कुछ मैंने पढ़े हैं, कुछ मैंने अभी नहीं पढ़े हैं। वो सारे असाइनमेंट्स मैं पढ़ के और इंशाल्लाह संडे को उसकी एक रिपोर्ट बनेगी, वो सारी रिपोर्ट्स आप लोगों को मिलेगी ताकि आपके ऊपर इवैल्यूएशन जो मैं करूँगा तो वो आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस जो है वो आए हैं और क्या प्रॉब्लम्स आपको इस वक्त हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पहले वीक में अवेयरनेस एंड इमोशनल क्लैरिटी, दैट्स इट। उसके बाद जो दूसरा वीक है वो हमारा होगा रिलेशनशिप्स एंड बाउंड्रीज। सबसे पहले तो हमें इमोशंस को समझना था, टॉक्सिक पैटर्न्स को समझना था, वो हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीक में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स को और बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, यानी कि हेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। हम बाज़ औक़ात उसको आइडेंटिफाई करने में गलती करते हैं, कुछ हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं लेकिन हम उसको टॉक्सिक समझ के टॉक्सिक कर देते हैं। बाज़ औक़ात टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, हम उसको इतना ज़्यादा घसीटते चले जाते हैं सिर्फ हमारी अच्छाई की वजह से कि वो बहुत आखिर तक पहुंचते हैं, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उसी दौरान हम लोग टॉक्सिक लोगों के बारे में जानेंगे। 2 तरह के होंगे जो मैंने अभी बताया था कि एक ऐसा शख्स जो कि है ही ऐसा और एक ऐसा शख्स जो सिर्फ आपके साथ ऐसा है, गलत है, ठीक है। उसके बाद जब हम उन लोगों को समझ लेंगे ना, टॉक्सिक लोगों को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, उनका तरीक़ेकार सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद फिर हम कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखेंगे कि पहले हमने इमोशंस को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, हम किस तरह से इमोशंस पे ट्रीट करते हैं,
हम रिएक्शन और रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, हम पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, उन पैटर्न्स को ब्रेक कैसे, ये सब कुछ हमने कर लिया। उसके बाद हम सीखेंगे टॉक्सिक लोगों के बारे में, और उसके बाद हम सीखेंगे कि उन टॉक्सिक लोगों से कम्युनिकेशन करनी कैसे है, किस तरह से उनसे बात करनी है, किस तरह से उनको कंट्रोल करना है अपनी बातों से। और उसके बाद हम छठे सेशन में ये सीखेंगे कि हम बाउंड्रीज़ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखें, आप लोगों ने जितनी भी सिचुएशन बताई मैं उनको बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन अभी उन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको मज़ीद आगे कुछ और स्किल्स सीखने हैं। इमोशंस तो समझ आ गए, अब उन शख्स को समझना है, फिर उनसे बात कैसे करनी है, उसके बहुत तरीक़ेकार हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं उसके भी, उसको समझना है। उसके बाद बाउंड्रीज सेट करनी है, और उसके बाद फिर हम चौथे वीक में जाएंगे जिसके अंदर हम टाइम को मैनेज करना, ओवर थिंकिंग जो है वो कंट्रोल करना, फिर स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद फिर हम डेली सिस्टम्स को अपने बिल्ड करेंगे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे वीक 4 में। सर आपका इंटरनेट डिस्टर्ब है शायद। क्या हो रहा है, आपको आवाज़ नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अब बेहतर है? जी सर, जब आप एक्सप्लेन करते हैं ना तो बीच में चली जाती है। ओके, लेट मी स्विच। चलें, आई गेस अब बेहतर हो गया होगा। अच्छा, अब हम आते हैं वीक 4 में, दैट्स द कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ। अब जब हम इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लें, इनसे बात कर लें, उसके बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ जो है ना, वो हमें जो है वो किसी काबिल बनाती है कि हम अपनी बात पे भी कायम रहें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बात बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि सामने वाला शख्स उसको भांप भी लेता है, और उसका इसी वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद फिर हम गोल सेटिंग, लाइफ डायरेक्शन, और उसके बाद लास्ट में हम ट्रांसफॉर्मेशन रिव्यू करेंगे पूरा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने जो ये प्लान आपको बताया है, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हेडिंग है ब्रेक पैटर्न्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिकम योर बेस्ट सेल्फ। तो ये इस पूरे जो हमारे बूट कैम्प का मकसद है वो ये है। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल आप लोगों ने करना है तो आप लोग कर सकते हैं। जी सर, क्लियर समझ में आया। चलो, दैट्स ग्रेट। तो अभी बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं अभी आप उसके ऊपर स्टडी करें रिलैक्स होके। जैसे हम स्कूल में एक वक्त में एक ही चैप्टर के ऊपर काम करते हैं, हम उसी चैप्टर पर काम करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और उसके बाद फिर जब हम बैठेंगे तो इंशाल्लाह हम पूरी सिचुएशन को समझ पा रहे होंगे और हम उसका प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स भी दे रहे होंगे। ठीक हो गया। और मैं आप लोगों को एक और सजेशन दूंगा कि इस डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपर तरीके से बैठ के पढ़ें। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ के आपके काफ़ी सारी क्लैरिटी हो जाएगी इस डॉक्यूमेंट को जो आपके सामने। प्लस ओरिएंटेशन सेशन जो है ना, एक दफ़ा वो आप ज़रूर देख लें। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि ड्यूरिंग द सेशन आप बिल्कुल अपने जहन में ये रखें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सिचुएशन है, इससे निकलना है, और जो जो चीज़ें आप सुनते चले जाएं उसको अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर नोट्स बनाते जाएं। लेकिन फ़िलहाल ये मत सोचिएगा कि मैं अभी इसको फौरी तौर पे हल कर सकती हूँ। हमें अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, सफ़र करना है, उसके बाद इंशाल्लाह हम सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो हल करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, लेकिन हम इस पहले वीक को और कंप्लीट कर लेते हैं। इमोशंस के हवाले से ही हम बात कर रहे थे, और आप लोगों ने इमोशनल व्हील देखा है? जी नहीं सर। कहाँ सर? आपके जी नोट्स देखा में? है सर, देखा। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, आपके सामने आ गया होगा। अच्छा देखें, ये इमोशन व्हील कहलाता है। हमें बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारा इमोशन कुछ और होता है, हमें लग कुछ और रहा होता है। ठीक है, इमोशन हमारा कुछ और होता है लेकिन हमें लग कुछ और रहा होता है। इसको इमोशनल शिफ्ट कहते हैं। आपको याद होगा पहले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक
फैमिली फंक्शन है, बैंक्वेट हॉल है, एक स्टेज है, उस स्टेज पर चढ़ने के लिए 2 से 3 सीढ़ियाँ हैं और वहाँ से एक बच्चा ऊपर जा रहा है। वो जब वहाँ से गिरता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती कि मुझे किसने देखा, उसको कोई परवाह नहीं होती कि मेरी इंसल्ट हो गई। वो वहीं देखेगा जहाँ पे उसके चोट लगी है, जहाँ उसके दर्द हो रहा है, और वो इमोशंस बेस्ट इमोशंस हैं कि वो वहाँ पे देखेगा ये कि मुझे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, और वहीं पे फौरी तौर पर उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, हाथ रख लेगा या किसी को बता देगा कि मैं गिर गया, मेरे चोट लग गई, ठीक है। लेकिन वही सिचुएशन अगर आप स्विच करें किसी एडल्ट के ऊपर, कि वो शख्स, कोई खातून, कोई मर्द, कोई लड़का या कोई लड़की उस स्टेज पे चढ़ रहे हैं और वो गिर जाए, अब उसको जितनी भी चोट लगी होगी वो खड़े होगा, मुस्कुराएगा और अपने हाथ पे हाथ रखेगा, जहाँ पे उसके चोट लगी हाथ रखेगा, और वो चारों तरफ देखेगा और उसके इमोशंस ये नहीं होंगे कि मुझे चोट लगी है, उसके इमोशंस ये होंगे कि मेरी इंसल्ट हो गई, मैं सबके सामने गिर गया और मुझे किसी ने देखा तो नहीं। तो ये इमोशनल शिफ्ट हुआ आपका, ठीक है। आपको कहाँ देखना चाहिए था? जहाँ आपकी चोट लगी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे ख्याल रख रहे हैं उस पूरी दुनिया का जिसने आपको देखा। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारे वाक़यात हमारे साथ होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ बेसिकली हुआ क्या है, और उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने ये व्हील नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो इमोशंस आपको इनर सर्कल में नज़र आते हैं, ये मेजर जो है वो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं एंग्री है, फेयरफुल है, बैड इमोशंस हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा आपके ये सरप्राइज्ड हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं, डिसगस्टेड हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इमोशंस हैं, फिर यहाँ पे हैं और फिर यहाँ पे। अब जैसे अगर आप हेल्पलेस फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, फ्राइटेंड फील करते हैं, इसका मतलब आप स्केयर्ड हैं, खौफज़दा हैं, और अगर आप खौफज़दा हैं तो आप फेयरफुल के अंदर फॉल करेंगे। अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं, वरीड हैं, तो आप एंग्शियस हैं, एंग्शियस हैं तो इसका मतलब आप फेयरफुल के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। अब इन्फीरियर है, जिसकी अभी बात हो रही थी, क्या अगर आप इन्फीरियर हैं तो फिर क्या है, आप इनसिक्योर हैं, यानी आपको ये डर है कि मैं छोटा हूँ, रुतबे में छोटा हूँ या एज में छोटा हूँ, व्हाटएवर, आप इन्फीरियर हैं, इसका मतलब आप इनसिक्योर हो गए हैं। आपको कोई भी कुछ कह सकता है, आपको कोई भी मार सकता है, आपको कोई घर से निकाल सकता है, आपकी चीज़ें छीनी जा सकती हैं, ठीक है, आप इनसिक्योर हैं। अब अगर आप इनसिक्योर हैं तो फिर आप फेयरफुल हैं, आप खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये जो व्हील है, आई होप आपको, वैसे तो ये गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मैं ये ग्रुप में आपके पास शेयर करवा दूँगा, ठीक है। वहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप इस व्हील को प्रिंट कर पाएँ, ठीक है, A4 पेपर पे या A3 बड़े वाले साइज़ पे, पोस्टर पे, और इसको आप प्रिंट करके अपने पास रखें और पेंसिल से आप इसके ऊपर मार्क करें कि मुझे इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैं किस इमोशन के अंदर लाई करती हूँ। उससे आपको बहुत अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस वक्त आप किस फीलिंग से गुज़र रहे हैं, किस इमोशन से गुज़र रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम क्या कहते हैं, बात करेंगे डीलिंग विद पीपल में, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। एक चीज़ तो हमारी यहाँ पर ये हो गई है। तो ये व्हील जो है आपने पूरा पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, और इससे आप बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम इस वक्त कौन से जो है वो इमोशंस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर आप अपने पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अलावा मैंने आप लोगों से कुछ ये शीट्स भी शेयर करवाई थी, ठीक है। तो इन शीट्स के ऊपर आप में से किसी ने अभी तक कोई काम किया है, या आप लोग अभी सोच रहे हैं कि इसके ऊपर क्या करना है? सर अभी आपने बताया नहीं है ना कि इससे क्या काम करना है। अच्छा, नहीं मतलब आपने इसको कभी पढ़ा, कोशिश की कि क्या है, कुछ समझें आप लोग? जी सर, पढ़ा तो है, बट आई वाज वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। समझ तो आ गया है थोड़ा थोड़ा किस तरह करना है इसे, बट आई वाज वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। अच्छा देखें, ये है डेली मूड ट्रैकर, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है आपका ईयरली मूड ट्रैकर, और यहाँ पर आपका आ जाता है ये वीकली है, ठीक है। मूड से आपका पता चलेगा कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, और उससे आप कौन से इमोशन में ज़्यादातर रहते हैं, कौन सा इमोशन आपका होता है, किस मूड में आप ज़्यादातर रहते हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने डेट लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है अबाउट माई डे, आपका दिन कैसा गुजरा, ठीक है, क्या क्या हुआ। आप सुबह उठे, आप उठ के ऑफिस गए, वॉटएवर, यूनिवर्सिटी गए, वहाँ आपके फ्रेंड से या कुलीग से कोई ऐसी बात हुई जिससे आपका मूड ख़राब हो गया, वहाँ से फिर आपने दूसरे फ्रेंड के पास गए, वहाँ से उसके साथ मूवी देखने चले गए, वहाँ से फिर आप घर आ गए, वॉटएवर, जो भी आपका पूरा दिन गुजरा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मेंशन करने के बाद आपको आपका जो पूरा दिन गुजरा उसके बाद आपकी क्या फीलिंग रही रात में, आपको क्या फ़ील हुआ, आपका दिन कैसा रहा। बाज़ औक़ात हम बहुत थके हुए होते हैं, बाज़ औक़ात हमारी एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही होती, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बाज़ औक़ात हमारा मूड बहुत ख़राब होता है, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये 4-5 जो है वो इमोजीज़ बने हुए हैं। पहला तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, उत्साह है आपको बहुत। दूसरा जो है वो आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पैनिक मोड में। तीसरा आप बहुत हैप्पी हैं। चौथा आप बहुत एक्साइटेड हैं, ठीक है, नॉटी फील कर रहे हैं। और पांचवा आप कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो ये 5 फीलिंग्स हैं, ये आपकी आज की फीलिंग्स हैं। उसमें से आप उस एक फीलिंग को टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप डिस्क्राइब करेंगे कि वो फीलिंग आपके अंदर क्यों आई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे तो आपने पूरा दिन का लिखा है पैटर्न ना, आपने क्या किया, सुबह से लेके क्या किया, उसके बाद रात में आपकी फीलिंग क्या थी, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब वो फीलिंग क्यों आई वो आप यहाँ पर लिख देंगे डिस्क्रिप्शन पे कि इस वजह से मेरी ये फीलिंग आई है, ठीक है। आपने पूरे दिन में अच्छे भी काम किए होंगे, बुरे भी किए होंगे, आपके साथ बहुत अच्छे भी लोग मिले होंगे, बुरे भी मिले होंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो रात को फीलिंग रही होगी वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। और जाहिर सी बात है वही फीलिंग आपकी रही होगी जिस चीज़ ने आपको डोमिनेट किया होगा। आप खुश भी हुए होंगे, गमगीन भी हुए होंगे। अगर गम छोटा हुआ होगा तो आप रात को ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, कोई एक वजह जिसकी वजह से जो आपकी फीलिंग रही है। उसके बाद कुछ ऐसी 5 चीज़ें, ज़रूरी नहीं है 5 ही हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो चीज़ें जिसकी वजह से आप ग्रेटफुल रहे, आपको लगता है भाई ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, या इसकी वजह से मेरे लिए आसानियाँ हुई, जो भी। और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप सैड हुए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड अगेन ज़रूरी नहीं है 5 हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या हो सकता है आप सैड ही ना हुए हो, तो फिर आप सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों सैड हुए, ठीक है, वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप बनाएंगे अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है, आप में से कोई बता सकता है इन 1 वर्ड? सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है? खुद अपने बारे में सोचना, जिसमें जी सर, जिसमें मतलब ये बताएं कि हमारा मूड कैसा है, इस वक्त हम क्या फील कर रहे हैं, वो चीज़, या आपकी क्या सेल्फ इवैल्यूएशन, आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होती है? सेल्फ इवैल्यूएशन बेसिकली मैंने पहली क्लास में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, आप लोग सोचें थोड़ा सा। सर अपने आप को एवेल्यूएट करना ना कि हमने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, कहाँ पे क्या करना चाहिए था, क्या पे क्या नहीं करना चाहिए था। एग्जैक्टली, अपने आप को थोड़ा सा एग्जामिन करिएगा, अपने आप को एग्जामिन करिएगा कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उसको एग्जामिन करना है आपने, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ये मेंशन करना है कि मुझे क्या बेहतर करना चाहिए था, ठीक है। जब आप ये बनाना शुरू करेंगे ना, आपको मुश्किल भी होगी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन आप जब ये 2, 4, 5 बना लेंगे तो फिर आपको ये पैटर्न समझ में आएगा और आपको उसको बनाने में फिर आसानी होगी, ठीक है। तो ये आप आज के दिन का बनाएं, ठीक है, और वो बना के शेयर कर दीजिएगा असाइनमेंट पे, और वहाँ मुझे पता चल जाएगा कि आपने जो भी सारी चीज़ें अब तक पढ़ी हैं आप वहाँ पे कहाँ तक पहुँचे हैं, और वहाँ पे फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपका डेली मूड ट्रैकर होगा। और उसके बाद हम आएंगे ये वीकली मूड ट्रैकर पे, ठीक है। जब आप 7 फिल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे अपने इमोशंस के बारे में पता चलेगा, और वो इमोशंस आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मंडे को आप हैप्पी थे, ट्यूसडे को आप नॉर्मल थे, वेंसडे को आप फिर हैप्पी हो गए, थर्सडे को आप एंग्री थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप हैप्पी थे। ये एक नॉर्मल पैटर्न बनेगा।
अगर आपका पैटर्न इस तरह बनता है, मंडे को हैप्पी थे, ट्यूसडे को आप बहुत एंग्री थे, वेंसडे को आप जो है वो कंफ्यूज हो गए, ट्यूसडे को आप फिर एंग्री हो गए, फ्राइडे को आप हैप्पी हो गए, इट मीन्स कि आप मूड स्विंग का प्रॉब्लम आपको है। मूड स्विंग जो होता है वो एक वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई हमने यहाँ पर बेसिकली करना है। अगर मूड स्विंग आपका बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जिससे आप निकल नहीं पाते। बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि सिचुएशन ठीक होती है, सामने वाला शख्स ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, हम अपनी मूड की वजह से, हम अपने पैटर्न्स की वजह से क्या करते हैं, उस सिचुएशन को गलत तौर पे ले रहे होते हैं। हमें इसका अंदाज़ा जब होता है जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, हमें पता चलता है कि गलत तो हम खुद थे। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि लोग सही हैं कि हम सही हैं। उसके लिए तो हम इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे कि इमोशंस से शिफ्ट कर गया और हमारी गलती है, सामने वाला हमें समझा रहा है और हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो ख़ुद को ठीक करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम है ही गलत। अगर हम ठीक हैं तो हमें पता चल जाएगा हम ठीक हैं, अगर हम गलत हैं तो हमें ये पता चल जाएगा हम गलत हैं। तो बेसिकली इस पूरे बूट कैम्प का मकसद ही ये है कि पहले हम खुद को देखें, जानें, समझें, पहचानें, ठीक कर लें और इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएं, और उसके बाद फिर हम सामने वाले के साथ बैठें। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद ये थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म पे चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक और ट्रैकर आता है, ये हमारा ईयरली मूड ट्रैकर है। फिर हम मंथली मूड ट्रैकर सेट करेंगे कि इस मंथ में बहुत अच्छा रहा, जनवरी में, फरवरी में मेरा मूड कैसा रहा, मार्च में, और ये सारा कुछ बनता है। तो ये 3 ट्रैकर्स हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। लेकिन फ़िलहाल ये ईयरली तो बहुत बात की बात है, हम अभी फ़िलहाल वीकली की और डेली की बात करेंगे। आज से आपने डेली मूड ट्रैकर फिल करना शुरू कर देना है, ठीक है। चाहे लैपटॉप पे करें, चाहे मोबाइल पे करें, चाहे पेपर पे करें। और उसके बाद इस वीकली मूड ट्रैकर के ऊपर हमने फिर काम करना है। और जब हम वीकली पे आएंगे ना तो फिर सब समझ में आ जाएगा कि इस वक्त प्रॉब्लम आपके साथ क्या है, ठीक है। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, हम किसी सिचुएशन में ठीक नहीं कर सकते किसी चीज़ को, ठीक है। और ख़ास करके अगर वो शख्स ही दूसरा है तो फिर तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने अपनी इवैल्यूएशन करनी है। सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम से पहले एक और एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपकी अपनी इवैल्यूएशन पे होता है, ठीक है। टीचर इसलिए कंडक्ट करता है कि उसको पता चले कि ये बच्चा फाइनल क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके अगर वो उस पर फेल हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर मेहनत की जाती है ताकि ये फाइनल में तैयार हो जाए। तो इस वक्त हम वही काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आज का जो सेशन था वो यही समझाना था कि बेसिकली हम लोगों ने पहले दूसरे सेशन में क्या किया है और अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो आज का सेशन कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया है, मूड ट्रैकर आपने बनाना है। अपलोड सिर्फ एक ही करना है, सारे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अपलोड करना है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। बस आज का आप बना के और अपलोड कर दीजिएगा। कल रात 12 बजे तक का टाइम होगा। उसके बाद जितने आप बनाएं वो आप अपने पास अपने लिए रखें, और हफ्ते के आखिर में आप पूरा एक हफ्ते वाला जो है मूड ट्रैकर वो बनाएं, और उसमें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप मूड स्विंग का प्रॉब्लम आपको है या इंशाल्लाह नहीं है, ठीक हो गया। और सर एक सवाल है जी 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 कि रोज़ के एतबार से तो हमारे डिफरेंट मतलब रोज़ाना के एतबार से अगर कोई एक दिन भी ले लूँ मैं, मिसाल के तौर पे आज के दिन, तो आज के दिन आपके मूड्स काफ़ी चेंज होते हैं। तो हम इसमें कैसे ये चीज़ डालेंगे कि ना, जो टुडेज़ फीलिंग्स आपने ऊपर 5 बनाई हैं, उसमें फिर कैसे इनपुट करेंगे कि ना आज हमारा कैसा मूड था। जैसे बच्चे हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो इससे गुस्सा तो आता है ना, क्या वो गुस्से वाला इमोजी तो फिर रोज़ ही होता है ना कि किसी ना किसी बात पे गुस्सा आ रहा है आपका। लेकिन फिर आप बात सुनें, देखें, एक दिन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन रात को एक ख़ास मूड होता है जिस मूड को लेके आप सोते हैं। यहाँ पे सिर्फ उस मूड की बात हो रही है, सिंपल एज दैट। सुबह आप उठे, आप बहुत फ्रेश थे, आपको नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त मिला, आपको बहुत अच्छा लगा, आप बाहर चले गए। आप बाहर गए तो किसी गाड़ी वाले ने आपकी गाड़ी पर टक्कर मार दी, ठीक है जी। अब आपका मूड हो गया बड़ा ख़राब। अब आप ऑफिस चले गए, आपके बॉस ने कहा यार तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो अप्रूव हो गई, क्लाइंट ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, अब आप खुश हो गए।
ठीक है। अब वो खुशी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने कहा मैं तुम्हारी प्रमोशन कर रहा हूँ। अब किसी ने गाड़ी पे जो टक्कर मारी थी ना, खर्चा आया था 10,000 का, प्रमोशन हो गई आपकी 50,000 की, तो अब वो खर्चा छोटा था तो अब आपका मूड अच्छा हो गया। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से अपने दिन को गुजार रहे हैं। जब तक आप रात तक वापस अपने घर आएंगे ना, तो आखिरी जो आपका एक मूड होगा ना, वो यहाँ पर मेंशन आप करेंगे, ठीक है। अगरचे तो वो आखिरी हिस्सा वही था कि आपकी गाड़ी पर टक्कर लग गई और आपको नुकसान हो गया, तो रात में आपका मूड बहुत ख़राब होगा। लेकिन आप रात में घर पे आके ये सोचेंगे कि यार मेरी प्रमोशन हो गई, वो तो हो गया खैर नुकसान, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा ली, लेकिन प्रमोशन हो गई, तो वो चीज़ आपको एक अच्छे मूड में ले जाएगी, ठीक है। अब अगर आप हर चीज़ सोचें कि हर चीज़ ही अच्छी होनी चाहिए थी, तो वो एक गलत बात है। अच्छा बुरा तो होता रहता है, लेकिन जो आपका फाइनल मूड है ना, जो लेके आप बेड पे जाके लेटते हैं, वो आपका मूड होगा यहाँ पे, जो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है, जो आपने वीकली ट्रैकर बताया उसमें इमोशंस हैं डिफरेंट। अच्छा आप बता, लाइक जो है ना, आपने वॉइस मैसेज में ग्रुप में बता दी कौन से इमोशंस हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे थे। बेसिक तो समझ आ गया, सैड, हैप्पी, एक्साइटेड, बट देयर आर अदर इमोशंस एज वेल। हाँ, वो आपको एक सपोर्टिंग वीडियो मेरे ख्याल से शायद मिल गई होगी, नहीं तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। नहीं अभी नहीं, वो मिल जाएगी, उसी रील के ऊपर है। योर वेलकम। चलें, आज का सेशन तमाम, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ सर।